हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट इशू की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट इशू को। पहला टॉपिक है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है? तो पाकिस्तान तथा चीन के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुदोघोटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, यह $1.5 बिलियन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके मुख्य बिंदु है, यह परियोजना चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। नेक्स्ट है, यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में निर्मित की जाने वाली दूसरी परियोजना है। नेक्स्ट है, यह रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। इसके अंतर्गत घाटी वादियों के प्रभावित जल को बाधित करते हुए जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना के बारे में देखते हैं। तो इससे रिलेटेड फैक्ट है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है, भारत अब फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना का हिस्सा नहीं है। फरजाद बी गैस क्षेत्र फारस की खाड़ी ईरान में स्थित है। यहाँ 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक गैस के भंडार है। नेक्स्ट फैक्ट है, वर्ष 2002 में ONGC विदेश इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ ऑयल इंडिया द्वारा भारत की तरफ से गैस क्षेत्र में अन्वेषण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अब तक लगभग $100 मिलियन का निवेश किया जा चुका है। विदित है कि वर्ष 2009 में भारत का अनुबंध समाप्त हो गया था तथा इन्हें पुनः बढ़ाने की बात चल रही थी। ज्ञातव्य है कि हाल ही में ईरानी सरकार ने वित्तीय तथा परियोजना शुरू करने में भारतीय पक्ष से हो रही देरी का हवाला देते हुए 668 किलोमीटर लंबी 4 बार जायदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को बाहर कर दिया था, जिसके बाद भारतीय विदेशी मंत्रालय ने गैस परियोजना से खुद को अलग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट फैक्ट है, 4 बहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है और पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वादर बंदरगाह से केवल 72 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हागिया सोफिया संग्रहालय। इसके बारे में फैक्ट है, पहला, हाल ही में तुर्की शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल के प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का फैसला सुनाया है। ज्ञातव्य है कि तुर्की के इस्लामी व राष्ट्रवादी समूहों द्वारा इसे मस्जिद में परिवर्तित करने की मांग लगातार की जा रही थी। नेक्स्ट है, इस इमारत का निर्माण मुख्यतः एक चर्च के रूप में 532 ईस्वी के दौरान वाजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन प्रथम के कार्यकाल में शुरू हुआ था तथा 537 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ था, जैसा कि से पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, 1453 ईस्वी में इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य सुल्तान महमद द्वितीय के इस्तांबुल पर कब्जे के बाद इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। नेक्स्ट है, 1935 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को धर्मनिरपेक्ष शासन के समय इसे संग्रहालय बना दिया गया। वस्तुतः हागिया सोफिया तुर्की भाषा में आटो सोफिया और अंग्रेजी में सेंट सोफिया नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उस्मान वास्तुशिल्प का विशिष्ट उदाहरण इस्तांबुल का एक ऐतिहासिक स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है और ईसाइयों व मुसलमानों द्वारा समान रूप से पूजनीय है। नेक्स्ट टॉपिक है जिलैडिया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला फैक्ट है, जिलैडिया एक भौगोलिक संरचना है। हालिया की खोजों के आधार पर वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने विश्व का 8वां महाद्वीप माना है। चूँकि यहाँ कोई नवीन विकसित संरचना नहीं है, इसे लुप्त महाद्वीप पद से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, विशेषज्ञों का मानना है कि बृहद महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा था, जो लगभग 8 करोड़ वर्ष पूर्व इससे अलग हो गया था। वर्तमान में भौगोलिक रूप से भूमध्य रेखा के दक्षिण में प्रशांत महासागर अवस्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका करीब 94% भाग पानी में डूबा हुआ है। इसके 3 प्रमुख भूखंड हैं, जिससे कि उत्तर में दक्षिण क्रम में न्यू कैलिडोनिया, फ्रांस, उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड, दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिणी द्वीप को
कुर्क जल संधि पृथक करती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा जिलेडिया का पश्चिमी विस्तार ऑस्ट्रेलिया के केन पठार तक है। नेक्स्ट फैक्ट है, उल्लेखनीय है कि मकर रेखा जिलैंडिया से होकर गुजरती है, जो कि कैलेडोनिया व न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को अलग करती है। न्यू कैलेडोनिया की राजधानी नैमेनिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट क्रूक दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, जिलेडिया के नवीन मानचित्र का निर्माण रीजनल थेट्रीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशन के व निपोसन फाउंडेशन के मानचित्र संबंधित संयुक्त वैश्विक पहल सी ब्रेड 2030 के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक संपूर्ण विश्व के महासागर नितल में मानचित्र करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। इससे रिलेटेड फैक्ट है, हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के तहत POK के सुधीनोती जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, सुधनोती पाक अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, यह परियोजना एक प्रकार की रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर परियोजना में नदियों के जल प्रवाह के बिना कोई बाधा डाले प्रभावित जल में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, आज़ाद पट्टन परियोजना झेलम नदी के 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। महल कोयला और चकोटी हडियन परियोजना आज़ाद पट्टन से झेलम नदी के उपप्रवाह पर स्थित है, जबकि करोट नदी के अनुप्रवाह पर स्थित है। कोयला और आज़ाद पट्टन की तरह करोट को भी CPEC के तहत विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ध्यातव्य है कि मुजफ्फराबाद के बाद पास स्थित 1124 मेगावाट कोयला जल विद्युत परियोजना POK के में चीन द्वारा किए गए सबसे बड़ा निवेशकों में से एक है। नेक्स्ट फैक्ट है, चाइना स्टडी ग्रुप। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत चीन गतिरोध के निपटने तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के मौजूदा स्थिति की समीक्षा और चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय सरकारी निकाय चाइना स्टडी ग्रुप चर्चा में है। नेक्स्ट फैक्ट है, इस ग्रुप में अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं तथा कैबिनेट, गृह, विदेश और रक्षा सचिव तथा सेना के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी द्वारा CSG की स्थापना चीन ने स्थापित संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए की गई थी। शुरुआत में इसकी अध्यक्षता विदेश सचिव करते थे। नेक्स्ट फैक्ट है, वर्ष 1997 में भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर चीन द्वारा किए गए एलिवेटेड ट्रैक और रोड निर्माण का कार्य मद्देनजर CSG का गठन किया गया था, ताकि किसी भी आक्रमण की स्थिति में सैनिक की त्वरित कार्रवाई के लिए सीमा पर आवश्यक सड़क संचार का अध्ययन किया जा सके। अध्ययन में CSG ने चीन की सीमा पर भविष्य में भारत चीन सीमा सड़क ICBR निर्माण के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 73 सड़कों की पहचान की। ध्यातव्य है कि ICBR के निर्माण में मुख्य रूप से सीमा सड़क संगठन, सहायक रूप से अन्य संस्थाएं जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम NPCC आदि भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखें, खुदरा मुद्रास्फीति तो चर्चा में क्यों है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून माह में 6.9% तक बढ़ी है। तो ये क्या है? खुदरा मुद्रास्फीति का तात्पर्य निश्चित अवधि में चुनिंदा उत्पादों व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को खुदरा मुद्रास्फीति कहते हैं। इसकी मुख्य बिंदु है, खुदरा मुद्रास्फीति दर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। CPI कस्टमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर आधार वर्ष 2012 है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, तागम। तो इसके बारे में पहला फैक्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा तागम एन एंथ्रोनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक शीर्षक से एक पुस्तक लोकार्पण किया गया है, जिसमें तमांग समुदाय की भाषा समुदाय के संरक्षण के विषय की चर्चा की गई है। इम्पॉर्टेंट है ये बुक, इसे ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट फैक्ट है, तमांग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के अंदर एक अल्पज्ञात समुदाय है जो सियांग जिले के पेंडम सर्किल से कुंगियम गांव में रहते हैं। कुंगियन गांव आदि जनजाति में सिमांग और मिंग्यांस उप समूहों के साथ साथ खाम्बास के बौद्ध आदिवासी समूह के कई गांवों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है, वर्ष 1975 में इस समुदाय की आबादी 2000 थी जो 25 गांवों तक सीमित थी। वर्ष 2016 से 2020 के मध्य राजीव गांधी विश्वविद्यालय के लुप्त प्राय भाषा विभाग द्वारा व्यापक क्षेत्र के अनुसंधान तथा इस समुदाय के दस्तावेजीकरण के दौरान ज्ञात हुआ कि तमांग लोग अब केवल एक गांव कुंगियन में ही केंद्रित है जिसमें मात्र 253 तमांग भाषी रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज 2009 के अनुसार तमांग तानी समूह से संबंधित एक मौखिक भाषा है जो बृहद तिब्बती वर्मन भाषा परिवार के अंतर्गत गंभीर संकटापन्न श्रेणी में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट फैक्ट है, तमांग के अलावा मेयोर भाषा की संकटग्रस्त श्रेणी में आती है। इसके अलावा अन्य भाषा मिजू, मिसमी, तांगासा तथा निसियोसी आदि भी असुरक्षित रूप से चिन्हित है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं गाफा टैक्स। तो ये चर्चा में पहले क्यों रहा है इसे देखते हैं। हाल ही में फ्रांस ने गाफा कर पर गतिरोध की पुष्टि कर दी है। इस संदर्भ में फ्रांस ने डिजिटल कंपनियों द्वारा देश में अर्जित कुल राजस्व पर 3% गाफा टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। अब इसकी पृष्ठभूमि के देखते हैं। कुछ महीने पहले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के संरक्षण में 137 देशों द्वारा 2020 के अंत तक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक समझौते पर बातचीत करने हेतु सहमति व्यक्त की थी। नेक्स्ट है, इसके लिए फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और स्पेन ने OECD के लिए एक निष्पक्ष डिजिटल प्रणाली पर अपनी सहमति की पुष्टि कर दी है, परंतु अमेरिका ने डिजिटल व्यवसायों और दीर्घायु उपयोग के लिए वैश्विक कर प्रणालियों को दुरुस्त करने हेतु चल रही वार्ता से स्वयं को अलग कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं गाफा टैक्स क्या है। तो गाफा टैक्स का नामकरण गूगल, एप्पल, फेसबुक तथा अमेजन कंपनियों के नाम को मिलाकर किया गया है। यह विश्व की बड़ी प्रौद्योगिकी इंटरनेट कंपनियों पर लगाए जाने वाला प्रस्तावित डिजिटल कर है। अब इसकी समस्याएं को हम लोग देखें। अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोपीय देशों में असहमति जताते हुए कहा है कि यह कदम अमेरिकी फर्मों के प्रति भेदभावपूर्ण है। अमेरिका का मानना है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में नए कर प्रावधानों के लिए व्यापक रूप से पुनर्गठन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने कर संबंधी वार्ता से अपने को अलग कर लिया है जिससे ट्रांस अटलांटिक व्यापार विवाद के पुनः भड़कने की संभावना उत्पन्न हो गई है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि फ्रांस के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली व अन्य देशों ने बड़ी डिजिटल कंपनियों पर कर लगा दिया है। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल टैक्स संबंधी नवीनतम संशोधन। तो पहला फैक्ट है, भारत में 560 बिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन उपभोक्ता है। कुछ समय पूर्व भारतीय कराधान में डिजिटल माध्यमों से अर्जित आय को उचित कर प्रणाली के अंतर्गत लाने हेतु 2 महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए। इक्वालिटाइजेशन लेवी, भारत ने पहली बार वर्ष 2016 के समतुल्य लेवी लागू की थी। इस प्रावधान में नया संशोधन 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। इसके अंतर्गत कर आधार को ऑनलाइन विज्ञापन से बढ़ाकर लगभग सभी ऑनलाइन वाणिज्य गतिविधियों तक विस्तृत कर दिया गया है। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल की अवधारणा से सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स प्रेजेंस मॉडल। इसकी व्याख्या, इसकी फैक्ट देखिए। भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मापदंड के अनुसार एक गैर निवासी कंपनी को निम्न स्थितियों में सेब के अंतर्गत माना जाता है। तो पहला, यदि भारत के भीतर अनिवासी कंपनी या व्यवसाय द्वारा किए गए लेन देन के माध्यम से उसे निर्धारित की गई राशि से अधिक राजस्व प्राप्त होता है। यदि गैर निवासी व्यवस्थित रूप से और लगातार भारत में डिजिटल माध्यमों से व्यापार करता है।
नेक्स्ट है सेब का उपयोग विदेशों में स्थिति परंतु भारत में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को देश के कर दायरे में लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रहण क्या है। तो पहले चर्चा में हम लोग देखें 21 जून 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, जो खगोलीय विज्ञान में महत्वपूर्ण घटना है। गौरतलब है कि 25 साल बाद ये पहला मौका है जब सूर्य वलयाकार यानी कि अंगूठी की तरह दिखा। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। नेक्स्ट है खगोल वैज्ञानिक के अनुसार अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत में 21 मई 2031 को दिखाई देगा, जबकि अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 20 मार्च 2034 को देखा जाएगा। अब ग्रहण क्या है इसे समझते हैं। तो पहला फैक्ट है ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब एक खगोलीय पिंड पर दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है तब ग्रहण होता है। ग्रहण शब्द का उपयोग प्रायः सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के विवरण करने में होता है। नेक्स्ट है जितने भी ग्रहण होते हैं उनमें 70% सूक्ष्म ग्रहण और 30% स्थूल ग्रहण होते हैं। मानव केवल 30% भौतिक ग्रहणों को ही समझ पाता है। इस प्रकार मानव सूक्ष्म ग्रहणों को पूर्णतः अनिभाज्य रहता है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। तो भौतिक विज्ञान के अनुसार जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। उस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट है गौरतलब है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे वह सूर्य कुछ और सारी रोशनी रोक देता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना अमावस्या को ही होती है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का महत्व है सौर कोरोना की संरचना को लेकर वैज्ञानिक के बीच अलग अलग धारणाएं प्रचलित है, क्योंकि सूर्य के सिर्फ चमक में चलते इसका अध्ययन बेहतर तरीके से करना संभव नहीं है। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कोरोना का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है सूर्य के आसपास के वातावरण में सौर तूफान और सौर चमक जैसी बहुत सी हलचलें होती रहती हैं, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों के संचालन, टेलीकम्युनिकेशन, जीपीएस नेविगेशन नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड जैसी आधुनिक तकनीकों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की खगोलीय घटना को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पृथ्वी समेत सौर प्रणाली के शेष सभी हिस्सों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानियाँ। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सोलर रेडिएशन से आंखों को नाजुक टिश्यू खराब हो सकते हैं, जिससे अस्थायी अंधापन या रेटिना में जलन हो सकती है, जिसे सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। सूर्य ग्रहण को खास फिल्टर वाले चश्मों से देखने की सलाह दी जाती है, जिन्हें आईक्यूब्स ग्लासेस कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीमा संयोजन कर। इसके बारे में देखते हैं चर्चा का कारण क्यों है। तो हाल ही में उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत द्वारा घरेलू उद्योगों को एक समान स्तर प्रदान करने के लिए आयात पर सीमा समायोजन कर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स बैट लगाने का समर्थन किया गया है। समर्थन का कारण है सीमा समायोजन कर लगाने का सुझाव संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के मध्य चल रहे व्यापार तनाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। विशेषज्ञों द्वारा यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह व्यापार तनाव कोविड-19 महामारी के बाद जारी रह सकता है। नेक्स्ट है इसके अलावा भारतीय उद्योगों द्वारा हमेशा घरेलू सामानों पर बिजली शुल्क, मंडी कर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर और रॉयल्टी जैसे विभिन्न करों के बारे में शिकायतें की जा रही है, जो घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर वसूल किए जाते हैं, क्योंकि ये कर उत्पाद में अंतर्निहित होते हैं। नेक्स्ट है परंतु कई प्रकार के आयातित सामान अपने संबंधित देश में इस तरह के लेवी के साथ लोड नहीं किए जाते हैं, जिससे भारतीय बाजार में ऐसे उत्पादों का मूल्य लाभ मिलता है। नेक्स्ट है क्या है सीमा समायोजन कर। तो सीमा समायोजन कर से तात्पर्य ऐसे कर से है जो बंदरगाह पर आरोपित आयात शुल्क के अलावा आयातित वस्तुओं में लगाया जाता है या देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर आरोपित नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है सीमा समायोजन कर एक राजकोषीय उपाय है जिसे कर के गंतव्य सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। समानतः यह कर अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति करने वाली विदेशी और घरेलू कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा की समान स्थिति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार करों का समायोजन। तो पहला फैक्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO के नियम एवं मुख्य शर्तों के तहत कुछ विशेष प्रकार के आंतरिक करों का समायोजन की अनुमति है। ये शर्तें इस प्रकार है। पहला, आयात किए जाने वाले घरेलू उत्पाद के सामान पर कर लागू होना चाहिए। दूसरा, कर उत्पाद पर लिया जाना चाहिए और प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुमत सीमा कर समायोजन को निर्यात पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। अब इसका प्रभाव देखते हैं। बड़े पैमानों पर आयात कम होने और निर्यात बढ़ने के साथ एक देश अपने व्यापार घाटे में कटौती कर सकता है। नेक्स्ट है विदित हो कि यदि कोई देश कई अन्य विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख निर्यात बाजार है तो कर योजना का कार्यान्वयन के कारण उस पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन 1890। इसका चर्चा का कारण देखते हैं। हाल ही में सिक्किम के नाकुला के वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन और भारत के सैनिक के मध्य बढ़ते गतिरोध के तीव्रता ने वर्ष 1890 के ऐतिहासिक सिक्किम तिब्बत संधि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जानकारी का मानना है कि वर्ष 1890 सिक्किम तिब्बत संधि के अनुसार नाकुला क्षेत्र भारत का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1975 में सिक्किम का भारत में विलय से पहले ही चीन में आधिकारिक रूप से सीमांकन को कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु को देखते हैं। तो पहला है नाकुला क्षेत्र में सीमा का निर्धारण वाटरशेड प्रिंसिपल के आधार पर किया गया है। इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सिक्किम और तिब्बत को सीमा सिक्किम के तीस्ता में बहने वाले पानी और इसके तिब्बती मोचू और उत्तर में तिब्बत की अन्य नदियों में बहने वाली पानी को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला होगी। नेक्स्ट है यह जल विभाजन यहाँ से नेपाल की सीमा तक आता है। 1894 में गैजेटियर ऑफ सिक्किम में सिक्किम की भौतिक विशेषताओं के साथ ही उस सीमा का भी उल्लेख किया है जो नाकुला चार्टर्ड नियमावली के साथ चलती है। नेक्स्ट है इसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि इसे बड़ी आसानी से देखा और पहचाना जा सकता था। इसके साथ ही गूगल इमेज पर मौजूद तस्वीरों में भी नाकुला को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में पानी को अलग करने वाली रेखा बहुत ही स्पष्ट थी। नेक्स्ट है कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा को अस्पष्ट आधिकारिक स्थिति के कारण चीन सिक्किम को भी मोर्चा खोल सकता है। नेक्स्ट है रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा के सिक्किम तिब्बत खंड पर 1890 के एंग्लो चाइनीज कन्वेंशन के मुताबिक सुलह हो चुकी है और 1895 में इसकी सीमा का निर्धारण हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। दूसरे अनुच्छेद में सिक्किम पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का पर सहमति बनी। इसमें कहा गया यह माना जाता है ब्रिटिश सरकार जिसकी सिक्किम राज्य पर सत्ता का यहाँ स्वीकार की जाती है का राज्य के आंतरिक प्रशासन और विदेशी संबंधी पर प्रत्यक्ष या एकाधिकार नियंत्रण होगा और ब्रिटिश सरकार का इजाज़त के बिना राज्य का कोई शासन न ही इसका कोई अधिकारी किसी और देश के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक रिश्ते नहीं रखेगा। नेक्स्ट है वर्ष 1904 की संधि। तो इसका पहला है वर्ष 1904 में तिब्बत की राजधानी लहासा में ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य एक समझौते के रूप में एक अन्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अनुसार तिब्बत ने वर्ष 1890 की संधि का सम्मान करने और सिक्किम का तिब्बत में के मध्य सीमा के मध्य मान्यता देने की सहमति प्रकट किया गया जैसा कि उपयुक्त संधि के अनुच्छेद 1 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1906 की संधि। 27 अप्रैल 1906 को चीन ने ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिससे ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच वर्ष 1904 में हुए अभिसमय की पुष्टि की थी। नेक्स्ट है विवाद की बिंदु।
तो पहला है, चीन और आज़ादी के बाद भारत ने इस संधि को समांकन का पालन किया। ऐसी स्थिति में जब तक चलती रही जब तक 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य नहीं बन गया। हालांकि चीन का भूटान के सीमा विवाद और वहां से भारत के अच्छे रिश्तों का हालिया तनाव पैदा करने की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर राशन योजना की दी मंजूरी। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। एग्जाम पॉइंट से देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री घर राशन के तहत मिलेगा पौष्टिक राशन। सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बिना मिलावट के पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन। नेक्स्ट टॉपिक है, सटीक निगरानी के लिए मिला भारत ड्रोन। इसके बारे में देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक एक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है और जिसे भारत में बनाया गया है। एग्जाम पॉइंट से देखिए, भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे है। यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, PM मोदी ने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियन यानी कि क्रिएशन एंड हार्मोनिएशन एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशन स्टेट नामक के पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल MSMEs की छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार के आवश्यक प्रयास करेगा। एग्जाम पॉइंट से देखिए तो यह पोर्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके साथ ही चैंपियन पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है। नेक्स्ट है, यह हब नई दिल्ली में MSME सचिव के कार्यालय में स्थित है और राज्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर में विशेषज्ञों ने भाग लिया। खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों NSF के सहयोग से की गई है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू है। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को दिया राज्य गान का दर्जा। ओडिशा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को ओडिशा गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट से देखिए तो यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यपाल गणेशी लाल हैं। 1994 में उड़ीसा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में वंदे उत्कल जननी गाने के लिए निर्धारित किया गया था और तब इसे राज्य का गान बनाने की मांग की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत और डेनमार्क ने बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। भारत ने डेनमार्क के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के ऊर्जा, जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और डेनमार्क द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्यदल की भी स्थापना की जाएगी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन मुद्रा डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट है, मुंबई में फ्लड वार्निंग सिस्टम इनफ्लोज लॉन्च। मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली अलर्ट्स फ्लड्स वार्निंग सिस्टम iFlows शुरू की गई है। फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। iFlows के 7 मॉड्यूल्स होते हैं: डेटा एसिमिलेशन, फ्लड
एक्सेलरेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डेसिग्नेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हाल ही में लॉन्च की गई प्रणाली आई फॉल्स मुंबई को 3 दिन पहले होने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा, जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस व एक संयुक्त प्रयास है। होम्योपैथी आयुष मंत्रालय राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक है। माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग का रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस एक्स का ड्रैगन नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आईएसएस पर पहुंचा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों बॉब वेल्डेन 49 और डाल हेडे 53 के अंतरिक्ष की प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने की पुष्टि की है। स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर की उड़ान भरी थी। यह 20 वर्ष में पहली बार है जब कोई निजी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा है। स्पेस एक्स का मुख्यालय हैथॉन, कैलिफोर्निया, स्थापना मई 6, 2002। एलन मस्क इस वर्ष इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला हाईटेक स्टेडियम भारत में बनकर होगा तैयार। पंजाब क्रिकेट संघ द्वारा चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है दुनिया का पहला हाईटेक स्टेडियम। मुल्लांपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत तैयार किया गया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख स्क्वायर फीट में बना यह स्टेडियम मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम से 3 गुना बड़ा है। मार्च 2021 तक पूरा होगा निर्माण कार्य। नेक्स्ट देखिए, यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वर्चुअली एक पथ प्रदर्शक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य हाल ही में अन्य राज्य में से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार का अवसर मुहैया कराना है। यह रोजगार उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है। इसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को रिवीजन करने के लिए 1-2 बार अच्छे से सुन ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।